नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले जनता इस बार बीजेपी को सत्ता से करेगी बाहर, देश में बीजेपी ने फैलाया भ्रष्टाचार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भ्रष्टाचारी सरकार चल रही है, 40% कमीशन वाली सरकार को जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। आपको बता दें राहुल ने ऐलान कर दिया जनता साथ में कांग्रेस के। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कांग्रेस बोली फिल्मी रैली। जी हां, आपको बता दें अब नरेंद्र मोदी को टक्कर देने दोस्तों सोनिया गांधी उतर रही हैं। और कहा जाता है जब सोनिया गांधी 2019 के बाद ये पहली बार है जब कर्नाटक में उतर रही हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राजनीति सत्ता पाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, वो हिंदू मुसलमान से लेकर तो कुछ भी कर सकती है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था द केरल स्टोरी जैसी आप समझिए प्रोपेगेंडा फिल्म को सपोर्ट। अब भड़क गई कांग्रेस, बोले बीजेपी देती है प्रोपेगेंडा को बढ़ावा। बताएंगे दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला, बोले स्मृति ईरानी पहले अपने पति का धर्म पूछे कि उनके पति का धर्म क्या है, ना वो मुस्लिम है ना वो पारसी है, वो उस जात के हैं दोस्तों जो लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ लिखा एक बात। महिला पहलवानों ने बताया कि सांस चेक करने के बहाने से ब्रिजभूषण इधर उधर महिलाओं को करता था टच। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी के एक इशारे पर, जी हाँ विपक्ष हुआ एकजुट, नीतीश का फार्मूला ममता ने भी माना, नीतीश कुमार बने गेम चेंजर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय सिंह ने फिर से पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, बोले जो नीरव मोदी था उसकी जगह नरेंद्र मोदी क्यों नहीं होगा ईडी के समन में। बताएंगे दोस्तों क्यों आखिरकार ये बोला है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भ्रष्टाचार को अब और नहीं सहन करेगा कर्नाटक। 10 साल में बीजेपी ने कर्नाटक में कुछ नहीं किया। आपको बताते चले दोस्तों 9 साल से बीजेपी कर्नाटक को लूटने का काम कर रही है। आपको खासी जो वहां के मुद्दे हैं दोस्तों, उन मुद्दों पर नजर डाली तो पता चला कि बजरंग बली वाला जो मुद्दा है वो तो कर्नाटक के लोगों को पता ही नहीं है। आप समझिए दोस्तों वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है नंदिनी दूध दोस्तों, क्योंकि नंदिनी के जो उपभोक्ता है वो कभी नहीं चाहेंगे कि नंदिनी की जगह जो है अमूल आ जाए। दूसरा मुद्दा दोस्तों आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि बम्बई से वहां के लोग नाराज हैं। बम्बई सरकार के आने के बाद दोस्तों भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिला और कर्नाटक धीरे धीरे कर बर्बाद हो गया। यही नहीं दोस्तों, अगर एक तरीके से निकाला जाए तो बेंगलुरु सबसे बर्बाद एरिया हो गया है, जबकि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बेंगलुरु सबसे महंगा एरिया होता है। इसी को लेकर बीजेपी घिरी हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की एक एक बात पता है, लेकिन प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बात नहीं करते। दोस्तों अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए इस मुद्दे पर चुनाव इंसान हार भी सकता है और जीत भी सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो बीजेपी ने फैलाया है दोस्तों वो कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की थी उसने यशरप्पा के ऊपर आरोप लगाया था कि ये मुझसे 40% कमीशन मांग रहे हैं, और यही कारण है दोस्तों जो अब तक यशरप्पा को जेल के पीछे होना चाहिए था सलाखों के, लेकिन बीजेपी ने यशरप्पा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल ये उठता है दोस्तों कि येदियुरप्पा के बाद यशरप्पा को आखिर बचा कौन रहा है। जाहिर सी बात है येदियुरप्पा सीडी कांड में फंसे, यशरप्पा 40% में फंसे, बम्बई भ्रष्टाचार में फंसे। एक भी आपका सीएम से लेकर तो तमाम लोग जो हैं वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी निकले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बीजेपी धर्म को लेकर फिर गिरी, स्मृति ईरानी को कांग्रेस ने घेरा। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी ने
प्रियंका के ऊपर यह आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि प्रियंका गांधी को उन्होंने नमाज पढ़ते हुए देखा है, जबकि दोस्तों प्रियंका गांधी ने कभी नमाज नहीं पढ़ी है। देखिए दोस्तों, अगर कोई नमाज पढ़ भी लेता तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमने देखा मुस्लिम भाई मंदिर भी जाते हैं, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेते हैं। ऐसे ही हिंदू भाई दोस्तों कई हैं जो मज़ारों पर जाते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन हम सिर्फ झूठ बता रहे हैं जो है यहाँ पर स्मृति ईरानी का। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता राशिद अल्वी जो है, राशिद अल्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला स्मृति ईरानी के ऊपर, और उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी बताएं उनके पति का धर्म क्या है। आपको बता दें, यही नहीं, राशिद अल्वी स्मृति ईरानी के ऊपर हमलावर होते हुए राशिद अल्वी ने कहा कि स्मृति ईरानी कई बार अपना झूठा हलफनामा दायर कर चुकी हैं कि मैं इतनी पढ़ी हुई हूँ, इतनी पढ़ी हुई हूँ। दरअसल दोस्तों आपको याद भी होगा, एक बार स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैंने बीए किया है, और उससे पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ा है। आप समझिए दोस्तों, अब स्मृति ईरानी ने अपनी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी डिग्रियों को सबमिट किया। जब सवाल उठे तो उसके बाद पता चला कि दरअसल ये स्मृति ईरानी की जो सारी के सारे शपथ पत्र लगे हैं दोस्तों, ये सब के सब फर्जी हैं। और यही नहीं दोस्तों, बीजेपी के अगर आप अभी शपथ पत्र निकालने जाओगे नेताओं के, तो मैं लिख के दे सकता हूं 99% लोगों के शपथ पत्र झूठे निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता दोस्तों बहुत कम पढ़े लिखे हैं। और यकीन मानिए, इनकी जो एजुकेशन है दोस्तों, उसकी अगर अभी पोल खुल जाए तो इन सबको जेल में जाना पड़े। लेकिन क्योंकि बीजेपी की सत्ता है, इसलिए बीजेपी दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा चला रही है। लेकिन स्मृति ईरानी ये ना भूले कि बहुत जल्द कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई उस दिन स्मृति ईरानी के ऊपर छापे भी पड़ेंगे और कार्रवाई भी होगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के मारने की साजिश, ऑडियो हुआ वायरल तो मच गया हड़कंप। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया था कल, अब उस बात का खुलासा भी हो गया है। दरअसल वाकई में दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने की साजिश की जा रही है, और ये गंदी गंदी गालियां देता हुआ एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी पत्नी और उनके बेटे प्रियंक खड़गे को मारने की बात कर रहा है। हालांकि उस नेता ने उनके परिवार को मारने की बात की है डायरेक्ट। आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कल कहा था कि बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो एक आदिवासी समाज से आए हैं। वो आप समझिए दोस्तों, यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर वो जो ऑडियो वायरल हुआ दोस्तों, उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे से डरते हैं। वो सब जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस 2/3 से जीत रही है। यही कारण है जो गृह मंत्री अमित शाह ने दोस्तों अपना कर्नाटक का दौरा भी रद्द कर दिया। सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या कल नरेंद्र मोदी ने फिल्मी स्टाइल में वहां पर लंबी रैली करी? लेकिन आप समझिए, बीजेपी को लग रहा है कि हम बजरंग दल को बजरंगबली में कन्वर्ट कर देंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, कर्नाटक के लोगों को तो बजरंगबली और बजरंग दल का कुछ पता ही नहीं है। आप समझिए, उनके लिए दोस्तों ये मुद्दा है ही नहीं। भले ही बीजेपी इस मुद्दे को भुनवाने की कोशिश करे, लेकिन वहां के लोगों के लिए दोस्तों नंदनी दूध एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें बीजेपी घिरी हुई है कि बीजेपी अमूल लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा वहां पर क्या है दोस्तों? दूसरा बड़ा मुद्दा है कि वहां पर करप्शन 40% वाली सरकार है, और ये लगातार भ्रष्टाचार फैला रही है। इसलिए बीजेपी को दोस्तों कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है वहां पर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने भी मान ली नीतीश की बात। ममता बनर्जी मान गई कि नीतीश का फार्मूला ही जिताएगा 2024 का चुनाव। दरअसल दोस्तों, विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार काफी चर्चा में थे। उन्होंने पिछले दिनों ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले गए। सबसे बड़ा मायना यह था कि ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें मनाकर विपक्षी एकता में शामिल कर लिया। आपको बता दें, ममता बनर्जी को भी नीतीश कुमार का फार्मूला समझ में आया, और उन्होंने बीते दिन कहा, ममता बनर्जी ने आपको बताते चले 2024 के लिए नीतीश का फार्मूला अपनाते हुए कहा कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको जो है यहाँ पर दोस्तों एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना होगा। ममता बनर्जी ने जब ये बात बोली तो उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्षी दलों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी
546 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारकर एकजुट होकर बीजेपी से लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, प्रत्येक पार्टी को अपने गढ़ में लड़ना चाहिए जहां उसे सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिले। और आपको बता दें दोस्तों, यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल गोवा, गुजरात, हिमाचल और कुछ अन्य राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस और दोस्तों आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे, या कांग्रेस बीजेपी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी ममता बनर्जी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुटता होने का आग्रह करने के लिए कहा है। एक दूसरे से लड़ने की जरूरत है। क्षेत्रों से लाचार कोलकाता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ममता बनर्जी ने मिलकर ये मुहिम छेड़ी थी। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी का प्लान तैयार हो चुका है कि बीजेपी को दोस्तों इस वक्त चुनाव हराने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी समझ चुकी है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कर्नाटक के चुनाव से पहले कर्नाटक की जनता से अपील की कि बीजेपी को कोई वोट ना दे। बीजेपी हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है और हिंदुत्व को खत्म कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश के संविधान को बचाना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बीजेपी को वोट ना देके आपकी मनपसंद पार्टी को वोट दोगे। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी को हवा नजर में आ गई है। ममता बनर्जी समझ गई है कि कर्नाटक में कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर यहां से उनका दहन शुरू होगा कर्नाटक से हार। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी फिर से हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। संजय सिंह ने बीजेपी और ईडी को दोनों को घेरा। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा शराब घोटाले में संजय सिंह का कहीं नाम नहीं था, लेकिन बीजेपी ने संजय सिंह का नाम डलवा दिया ईडी द्वारा। ईडी ने जब संजय सिंह का नाम डाला तो उसके बाद संजय सिंह ने ईडी को चेतावनी दी कि वो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे, क्योंकि शराब घोटाले में उनका नाम कहीं नहीं था। फिर ईडी ने दोस्तों डर के मारे उनसे माफी मांग ली। ऐसा संजय सिंह का कहना था कि ईडी ने गलती मानी कि हमसे धोखे से नाम लिखा है। लेकिन दोस्तों, माफी की बात संजय सिंह ने कही कि उन्होंने माफी भी मांगी है। हालांकि ईडी कहने लगी कि हमने माफी नहीं मांगी। पर अब संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए लिखा कि मेरा नाम जो ईडी की चिट्ठी थी उसमें गलती से आ गया, तो कभी ऐसा भी तो हो कि नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए चिट्ठी में। अब आप समझिए दोस्तों, घोटालेबाज जो नीरव मोदी था उसकी जगह संजय सिंह ने कहा कि कभी ऐसा भी हो कि नीरव मोदी की जगह लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम आ जाए। तंज कसते हुए आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार फैलाती है, वो तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार फैलाने में लगी हुई है। संजय सिंह ने कहा कि हम इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने में लगी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश का संविधान जो है वो इस वक्त तार तार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भ्रष्टाचार से निकालने की बात करा करते थे, लेकिन आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रखा है। दोस्तों, आज जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी घिरते चले जा रहे हैं उससे एक चीज साफ हो गई है दोस्तों कि फिलहाल अब देश की तमाम सार्वजनिक जो संपत्तियां हैं दोस्तों उसमें बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैंने तो दोस्तों आपको पहले ही कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। याद कीजिए सत्यपाल मलिक का भी हाल ही का वो बयान जहां पर उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में जब हमारे 40 नौजवान शहीद हो गए तो प्रधानमंत्री कहने लगे तुम चुप रहो, इसमें हमारी गलती नहीं है। 3 जेट नहीं दिए और फिर भी कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है। यही नहीं, यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैंने गोवा के भ्रष्टाचार की प्रधानमंत्री को बातें बताई कि यहाँ पर भ्रष्टाचार फैल रहा है और लगातार झूठे जो प्रोजेक्ट है वो पास कराया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने मेरा ट्रांसफर कर दिया जल्दबाजी में। मतलब कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात दोस्तों किसी ऐसे वैसे गहरे इंसान ने नहीं की है, ये बात की है सत्यपाल मलिक ने। और सत्यपाल मलिक कौन है दोस्तों? बीजेपी के ही गवर्नर। यानी कि बीजेपी के ही गवर्नर अगर ये कह दे तो आप समझिए कि बीजेपी में कितना घोटाला होगा दोस्तों। जब इनके ही नेता इनके खिलाफ पोल खोल रहे हैं तो कोई मतलब रह नहीं जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसे। द केरल स्टोरी को सपोर्ट करने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। पवन खेड़ा ने पूछ लिए तीखे सवाल। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को तो छोड़िए, खैर बीजेपी तो द केरल स्टोरी को सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों एक मंच से, कर्नाटक के मंच से खड़ा होकर यह झूठ बोले कि अब द केरल स्टोरी जैसी फिल्में
पोल खोल रही है केरल की, तो आप समझिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी प्रोपेगेंडा फिल्मों को कैसे सपोर्ट करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा द कश्मीर फाइल्स को दोस्तों बीजेपी ने सपोर्ट किया था, और द कश्मीर फाइल्स को बीजेपी ने सपोर्ट करके कहा था कि सब देखो बहुत अच्छी फिल्म है, जबकि दोस्तों वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, उसमें मुस्लिमों को गलत बताया गया था और सिर्फ एक तरफा पक्ष बताया गया था। ऐसे ही दोस्तों द केरल स्टोरी बनाई गई है, इसमें आपको बताते चले ये बताया गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं जो वो एक तरीके से लड़कियों को बहकाती हैं और जानबूझ के उसमें कुछ लड़के उनको छेड़ते हैं, तो वो कहती हैं कि तुम लोग देखो हम हिजाब पहनते हैं तो हमें कोई नहीं छेड़ता, तुम ये तुम्हारा धर्म छोड़ो और हिजाब पहनना शुरू करो। तो वो दोस्तों हिजाब पहनना शुरू कर देती है, लोग उन्हें छेड़ना बंद कर देते हैं। उसके बाद मुस्लिम लोग उनसे शादी कर लेते हैं और शादी कर कर उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनसे खूब बच्चे पैदा करवाते हैं। इस तरीके से बताया है दोस्तों ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैले, तो आप समझ सकते हैं। और ये बताया गया कि केरल में लगभग दोस्तों 31,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन हुआ है। आप समझिए दोस्तों ये बात ना किसी जितनी भी हमारे देश की दोस्तों चाहे सीबीआई हो या फिर बड़ी बड़ी वो हो दोस्तों, किसी ने इस बात को साबित नहीं किया कि केरल में कभी ऐसा हुआ है। उसके बाद भी दोस्तों इस स्टोरी को बनाया गया। आप समझिए ऐसी फिल्मों पर बैन लगना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन नहीं लगाया। तो फिर आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि देश में नफरत नहीं फैलेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल जो संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जो शिवसेना को रोकने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों महाराष्ट्र में महागाड़ी की बड़ी जीत हो रही है और इसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इस बड़ी जीत को लेकर बीजेपी में भगदड़ मच गई है। सब जानते हैं दोस्तों कि कर्नाटक के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री के झूठे दावों की तो पहले ही पोल खुल चुकी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फिलहाल द केरल स्टोरी के वास्ते प्रधानमंत्री और भी घिर चुके हैं। अब संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार फैल रहा है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल हम सब लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार जी के आने के बाद पार्टी में फिर से एक जोश आ गया है दोस्तों। दरअसल पिछले दिनों शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में गुस्सा और रोष देखने को मिला। आपको बताते चले पार्टी ने शरद पवार के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद शरद पवार ने फिर से ज्वाइन की एनसीपी। यही कारण दोस्तों जो 2024 की रणनीति में पवार बहुत आगे निकल चुके हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बजरंग दल पे बैन लगने की बात आई सामने तो बौखला उठे बीजेपी के ए से लेके जेड तक नेता। आप समझिए दोस्तों जो पीएफआई को बैन करने की बात करते हैं वो बजरंग दल को सपोर्ट करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए दोस्तों, बजरंग दल और पीएफआई में क्या अंतर है? बजरंग दल के लोग तो खुलेआम दोस्तों नासिर और जुनैद को जिंदा जला देते हैं गाड़ी में और फरार हो जाते हैं नेपाल। बीजेपी की सरकार निठल्लों निकम्मों की तरह देखती रहती है हरियाणा में और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, अगर इसको आतंकवादी संगठन नाम ना दिया जाए तो फिर क्या नाम दिया जाए? आप भी जानते हैं दोस्तों कि बजरंग बली कैसे थे, वो कभी भी किसी खास करके दोस्तों मजलूमों पर जुल्म नहीं करते थे। बजरंग बली किसी कमजोर पर हमला नहीं करते थे। बजरंग बली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वो सबसे प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों बजरंग बली के नाम पर उन्माद फैलाना और खास करके नफरत फैलाना ये बीजेपी की पहचान बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली में कन्वर्ट कर कर इस मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा बीजेपी के ऊपर अब ये मामला आ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी बजरंग दल के लोगों को सपोर्ट कर रही है? वो लोग दोस्तों जो गौ हत्या के नाम पर पहले तो रिश्वत मांगते 2 लाख 1.5 लाख, जब रिश्वत नहीं मिलती तो वो वहीं पर पीट पीट कर मुस्लिम व्यक्तियों को मार देते हैं। ये तो आतंकवाद से भी बड़े आतंकवादी हैं दोस्तों, जो लगातार जिंदा गाड़ियों में लोगों को जला रहा है। अभी आपने देखा इदरीस पाशा को बेचारे को उसको मार मार कर सड़क पे ही मार डाला। और इसमें जितने भी बजरंग दल के नेताओं के नाम आते हैं उनको बीजेपी बचाती है। आप हरियाणा में देख लीजिए बचाया जा रहा है, कर्नाटक में अभी जिसने करा उसको भी बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार